सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हम पढ़ेंगे जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगर मैं रैंडम सैम्पलिंग की बात करूं तो रैंडम सैम्पलिंग क्या था कि जिसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम के पास इक्वल चांसेस थे सिलेक्शन होने के। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम के पास इक्वल चांसेस नहीं है सिलेक्शन होने के। बात समझ आई? तो यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं है। तो फिलहाल जजमेंट सैम्पलिंग में करने जा रहा हूँ। पहला जजमेंट सैम्पलिंग। फर्स्ट हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर करेंगे जजमेंट सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग तो इसके अंदर फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर फर्स्ट वन इज जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है ना, जो इन्वेस्टिगेटर है, ये इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर तो जो इसे अच्छा लगेगा उसको ये सिलेक्ट करेगा। जो इसे अच्छा लगेगा, इसे ठीक लगेगा, उसको सिलेक्ट करेगा। ऐसे याद कर लो, उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना, उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका अब देखो, जो इसको सिलेक्ट, जो इसको अच्छा लगेगा, जो इसके पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, उसको ये सिलेक्ट करेगा। क्लियर है? मतलब ये बॉक्स है, बॉक्स में या फिर बॉक्स में बहुत सारी आइटम है, लेकिन जो इसको अच्छी लग रही है ना, उसको इसने सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। इसे कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। जो ये जज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। क्लियर है? इसका दूसरा नाम भी है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है, जजमेंट सैम्पलिंग का दूसरा नाम है पर्पसिव सैम्पलिंग। क्या नाम है इसका? पर्पसिव सैम्पलिंग। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई ये अपने पर्पस के अकॉर्डिंग देख रहा है ना, जो इसे अच्छा लग रहा है, जो इसके पर्पस को पूरा करेगी, उस चीज़ को ये सैंपल सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद इसका एक और नाम है डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, जानबूझकर, है ना। कई बार क्या होता है कि जान के पता है हमें कि भाई हमें ये सिलेक्ट करने सैंपल, तो जानबूझकर कह लो। क्लियर है? तो डेलिब्रेट का मतलब ये होता है। तो तीन नाम है इसके, जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। तो इन्वेस्टिगेटर को जो अच्छा लगता है वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। तो अगर मैं इंग्लिश में बताऊं कि इन दिस मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड इंडिविजुअल आइटम्स, जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं selected by investigator selected by investigator using his judgment अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा, ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा? सूटेबिलिटी पढ़ लेते हैं इसकी। सूटेबिलिटी, ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा? जब सैंपल साइज क्या होगा, स्मॉल सैंपल साइज हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, व्हेन स्मॉल सैंपल साइज ड्रॉन, स्मॉल सैंपल साइज ड्रॉन, जब हमें लग रहा है कि बस 4 बंदे पिक करने हैं हमने सैंपल के लिए, तो हमें जो अच्छे लगे वो हमने पिक कर लिए। क्लियर है? तो व्हेन स्मॉल सैंपल साइज ड्रॉन, तो वहाँ पे ये मेथड सुटेबल है। इन केस ऑफ पायलट सर्वे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ पायलट सर्वे, ठीक है ना। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है। जब स्मॉल लेवल पे हमें सैंपल कलेक्ट करना तो उसे पायलट सर्वे कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉल में आप जाओगे या किसी डी मार्ट वगैरह में जाते हो आप, तो उसमें ना कंपनी वाले, कई कंपनी वाले बिस्किट वाले, नमकीन वाले खड़े होते हैं। वो आपको अपनी कंपनी का सैंपल दिखाते रहते हैं कि भाई ये खरीद लो, ये परचेज कर लो।
और वो फिर रिव्यू चेक करते हैं, जज करते हैं लोगों को कि इसको कैसा लगा, टेस्ट करके कैसा लगा, जज करते हैं। तो वो जजमेंट सैम्पलिंग ही यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। क्लियर है? इसको हम पायलट सर्वे कहते हैं। समझिए बात? ठीक है। इसका मेरिट्स आ गई, मेरिट्स और डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसकी? इट इज़ इकोनॉमिकल। एक तो ये इकोनॉमिकल है, खर्चा ही कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये मेथड वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे सारी आइटम होमोजीनियस नहीं है, ठीक है ना, वेयर ऑल आइटम्स ऑफ यूनिवर्स आर नॉट होमोजीनियस। तो ये मेथड वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे हेट्रोजीनियस आइटम है, ठीक है। अच्छा, डीमेरिट की अगर मैं बात करूँ, तो पर्सनल बायस इसमें पक्षपात देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट जो आएंगे एक्यूरेट आएंगे उसके चांस कम ही है, लेस एक्यूरेसी है इसमें, ठीक है। तो जजमेंट सैम्पलिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। सेकंड वन इज कोटा सैम्पलिंग। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही जज हो रहा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब क्या होता है कि जैसे एक यूनिवर्स है, ठीक है ना, एक यूनिवर्स है, उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स है, मान लो ट्रायंगल वगैरह है, ठीक है, सर्कल वगैरह भी है, ठीक है, बादल भी हैं ऐसे, ठीक है, ट्रेपिज्म भी है, ट्रेपिज्म ऐसे बनता था ना, ट्रेपिज्म, 2 मिनट, ठीक है, डिफरेंट आइटम है उसके अंदर, ट्रेपिज्म भी है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, एक सैंपल सेलेक्ट करना है, और मैंने क्या करा कि 2 यूनिट तो ट्रायंगल की होनी चाहिए, कोटा फिक्स कर दिया, 2 यूनिट ट्रायंगल की होनी चाहिए, 3 यूनिट जो होनी चाहिए वो सर्कल की होनी चाहिए, 1 यूनिट ट्रेपिज्म की होनी चाहिए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोटा फिक्स कर रहा हूँ, कोटा फिक्स, कि मतलब ये तो होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे जॉब्स निकलती हैं तो जॉब में हम कह देते हैं कि भाई जनरल की इतनी है, SC ST की कोटा इतना है ना, तो डिफरेंट। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, जब सैंपल ले रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल के 2 यूनिट होनी चाहिए, 3 यूनिट इसके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोटा फिक्स कर दिया, अलॉटेड क्या कर दिया, अलॉटेड डेफिनेट कोटा। इस मेथड में क्या करेंगे, इन दिस मेथड अलॉटेड डेफिनेट कोटाज, ठीक है, डेफिनेट कोटाज। तो हमने डेफिनेट कोटाज अलॉट कर दिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग। और ये क्या करते हैं हमारा, अब हमें पता लग गया 2 यूनिट ट्रायंगल की सिलेक्ट करनी है, 2 यूनिट इसकी सिलेक्ट करनी है, तो ये हमारा सेव करती है टाइम एंड कॉस्ट, ये याद रखना। जब हमने कोटा अलॉट कर दिया तो ये टाइम एंड कॉस्ट सेव करती हैं, ठीक है। और ये यूज्ड होता है, जनरली यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ होता है ये जनरली, पॉलिटिक्स में, यूज्ड इन सर्वे ऑफ पॉलिटिकल सर्वे जब करते हैं ना, कि वोटें डल गई तो हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी कितने मार्जिन से जीत रही है, तो कोटा ही देखते हैं कि क्रिश्चियंस ने इतने वोट दिए होंगे, जो हिंदुइज्म ने इतने वोट दिए होंगे, इस्लाम ने इन लोगों को इतने वोट दिए होंगे। क्लियर है? तो सैंपल के तौर पे हम कोटा ही लगा लेते हैं कि जो मुस्लिम के हैं वो कम वोट मिले होंगे बीजेपी को। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, सर्वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कह लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।
मेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है ना। सेकंड वन इज रिजल्ट्स जो होते हैं इसके रिलायबल वाले होते हैं, रिजल्ट्स आर लाइकली टू रिलायबल, मतलब विश्वास कर सकते हैं हम इन पे, लाइकली टू रिलायबल, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो वो नहीं निकालते, इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद वो क्या कहते हैं उसे, इलेक्शन होने के बाद ओपिनियन पोल आता है ना, तो उसमें जो कई बार अगर मैं देखूं तो जो न्यूज़ चैनल वाले ओपिनियन पोल दिखाते हैं तो उसमें 80% चांस होते हैं कि जो वो दिखाते हैं वो वही गवर्नमेंट बनती है ना। तो वो कैसे करते हैं, वो भी घर जगह, अब उसने एक एक पर्सन से जाके नहीं पूछा हुआ उन्होंने कि भाई आप किसको वोट दोगे, आप किसको वोट दोगे, एक एक पर्सन से नहीं पूछा जाके उन्होंने बस सैंपल सेलेक्ट किए कि भाई हम आज 100 हिंदू लोगों से, 100 हिंदू जो रिलीजन है उनसे पूछेंगे, 100 इस्लाम वालों से पूछेंगे, 100 क्रिश्चियन से, 100 सिख से, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से पूछेंगे और फिर अपना ओपिनियन देखते हैं वो कि किसकी मेरिट बन रही है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है, इसके बाद डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा, पर्सनल बायस इसमें देखने को मिलेगी, पर्सनल बायस। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको एक पार्टी अच्छी लग रही है तो वो उसके पॉजिटिव, जो लोग उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे होंगे उनका ही सैंपल सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो पर्सनल बायस इसमें देखने को मिल सकती है। किसी को बीजेपी पसंद है तो जो बीजेपी के लिए बोल रहा होगा तो वो उसी को सिलेक्ट करेगा, उसके सैंपल को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ गया, लास्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है ना, बहुत बड़ा रूम है, हॉल है, हॉल मान लो चलो, तो इसमें बल्ब ही बल्ब पड़े हुए हैं, बहुत सारे बल्ब पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बल्ब पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ बल्ब पड़े हुए हैं, और आपको दिया गया कि भाई आपने क्या करना है, इन बल्ब को सिलेक्ट करना है। तो ये इन्वेस्टिगेटर है, सैंपल सेलेक्ट करना है, तो ये इन्वेस्टिगेटर है, यहाँ बैठा हुआ है आराम से। तो ये इन्वेस्टिगेटर जो है, अब इसने क्या करा, इन्वेस्टिगेटर बड़ा आलसी था, उसने क्या करा, उसके आसपास जो सैंपल थे ना, जैसे ये वाला बल्ब सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, इसके आसपास वाले, ये वाला और ये वाला, तीन चार बल्ब सेलेक्ट कर लिए उसने जो उसके आसपास थे। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे उसने सैंपल जो सेलेक्ट किया अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, वो इतना आलसी था उसे उठ के यहाँ पे नहीं गया, जा पाया कि यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ 2-4 बल्ब, क्लियर है, नहीं, उसके आसपास जो बल्ब थे जो उसे कन्वीनियंट थे सिलेक्ट करने के लिए, उसने वो सिलेक्ट कर लिए। तो इसे कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जो इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट लग रहा है, आसानी से सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा, उसे वो सिलेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि भाई आपने पूरे लुधियाना की क्या करना है, लोगों की इनकम की एवरेज निकालनी है। तो उसने मैंने कहा कि आप सैंपल स्टडी से करना है पर। तो उसने सैंपल पता है क्या किया, उसने सैंपल वो वाला लिया जो उसके घर के आसपास वाले एरिया थे, उनको उसने एज अ सैंपल ले लिया। तो ये स्टडी भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना, ये कहीं रिजल्ट हमें एक्यूरेट नहीं देते कई बार। तो इसके अंदर क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सैंपल टोटली बेस्ड ऑन किस पे बेस होता है, ऑन कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर को क्या कन्वीनियंट लग रहा है उस पर ये टोटली बेस्ड होता है। बात समझ आ गई। इसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहली मेरिट है इकोनॉमिकल है, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम्स, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम, इकोनॉमिकल है एक तो। और दूसरा क्या है, पर्सनल बायस है, इसमें देखने को मिलेगी। पर्सनल बायस क्या होती है, पक्षपात देखने को हमें मिलेगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ रैंडम सैम्पलिंग में मैंने 3 सैम्पलिंग बताई थी, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग।
ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में क्या था कि हेट्रोजीनियस आइटम हम यूज़ करते थे इसके अंदर। एक तो हेट्रोजीनियस आइटम, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग आइटम हो, ठीक है। कोई ट्रायंगल की शेप है, कोई सर्कल की शेप है, उसमें से फिर हम अलग अलग ग्रुप बना देते थे, फिर ग्रुप में से 2-2 सैंपल सेलेक्ट करते थे, उसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते थे ना। तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है, एक तो ये बात याद रखनी है इसके बारे में, और इसके रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी अच्छी होती है इसमें, और हेट्रोजीनियस में यूज़ होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बस ये है कि कोई पैटर्न, कोई सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए कि एवरी थर्ड पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम ए से है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए। और लास्ट वन इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। तो याद रखना ये लार्ज सर्वे में यूज़ होती है, जहाँ पे लार्ज स्केल सर्वेज होते हैं वहाँ पे यूज़ होती है, एक तो ये बात याद रखनी है। और क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, होमोजीनियस आइटम्स होती हैं, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस आइटम्स के लिए होता है। तो होमोजीनियस का मतलब कि सेम नेचर के आइटम। तो एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर हमें चाहिए कि जो क्या करे, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए हमें इसके अंदर, जो ग्रुप में डिवाइड करे जो आइटम्स हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा रिवाइज कर लेना इसके बारे में। फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आज हमने पढ़ा जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है कि इकोनॉमिकल होती है, ये तीनों इकोनॉमिकल है, ये चीज़ याद रखना। और पर्सनल बायस तीनों में ही देखने को मिलती है, ये भी याद रखना। और जजमेंट सैम्पलिंग के दूसरे नाम क्या थे, पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग। क्लियर है? तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में मेथड्स। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग। थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग कंप्लीट है हमारा। तो ध्यान से देखोगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सेंसस एंड सैम्पलिंग, सेंसस एंड सैम्पलिंग जो मेथड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग वो कंप्लीट कर लिया है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड सैम्पलिंग ये मैं बता दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा। फिलहाल मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड एंड एरर ऑफ सैम्पलिंग और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस। ठीक है, नीड एंड एरर ऑफ सैम्पलिंग ये पढ़ना है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, हाइपोथेसिस मतलब ये पोर्शन हमारा रह गया है जो येलो से है। अच्छा, ये भी कर लिया हमने ऑलरेडी, अगर ध्यान से देखो जो येलो से ये पोर्शन रह गया, और ये वाला पोर्शन भी हमने कर लिया है। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, सेंसस वगैरह जो है, ये वाला पोर्शन, ये सेंसस ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे, ये हमने इसी चैप्टर में कर लिया था, कलेक्शन ऑफ डाटा में, इस चैप्टर में। ठीक है ना? तो बस हमारा क्या रह गया, जो येलो से है, नीड एंड एरर ऑफ सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, बस ये रह गया हमारा। और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम आगे पढ़ेंगे ही वैसे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये चैप्टर्स जो हैं, ठीक है ना, ये चैप्टर जो हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर्स पे हमारा जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक्स हम करेंगे नीड एंड एरर ऑफ सैम्पलिंग।